नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आपको रोशन सर हिस्टोरी वाले चैनल में स्वागत है। कुछ दिन से कुछ रीजन था, उसकी वजह से हम वीडियो ना बना पा रहे थे। आज आप लोग को क्लास 10th का हिस्ट्री में थर्ड चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन बताएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज आपने फ्रांस में क्रांति पढ़ा, यानी दुनिया में पहली बार फ्रांस में राष्ट्रवादी जगह। फिर इसके बाद आप देखे होंगे रूस में क्रांति हुआ। उसी दौरान अब हिंद चीन के क्षेत्र को देखेंगे, ठीक ना। हिंद चीन को क्षेत्र को देखेंगे, वहां पर किस तरह से लोगों ने आया और राष्ट्रवादी भावना जगा। तो देखिएगा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक, यानी हिंद चीन एशिया महादेश के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, यानी हम कह सकते हैं यह उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, और यहाँ पे स्थित था हिंद चीन। हिंद चीन यानी एशिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्र था। 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था हिंद क्षेत्र, और इसके अंतर्गत लाओस कंबोडिया कंबोडिया और वियतनाम आता था। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, 3 क्षेत्र हिंद चीन के अंतर्गत। यह एशिया महादेश के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह उप महाद्वीप था, जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते थे। यहाँ पे कुछ आंदोलन हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगी, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा आप, और वियतनाम भी 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जैसे हम कह सकते हैं कोचिन चीन, अन्नाम और तोकिन। ये जो क्षेत्र था, तीनों मिलकर वियतनाम, यानी हम कह सकते हैं कि वियतनाम में कोचिन चीन, अन्नाम और तोकिन 3 क्षेत्र शामिल थे। जिस तरह से हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम थे, उसी तरह से यहाँ पर वियतनाम में भी कोचिन चीन, अन्नाम और तोकिन शामिल थे। तो हिंद चीन कहने से स्पष्ट हो रहा है, हिंद चीन यानी आधा हिंदुस्तान आधा चीन। तो सही बात है यह, यानी हिंद चीन के क्षेत्र पर आधा क्षेत्रों पर हिंदुस्तान का प्रभाव था और आधा क्षेत्र पर चीन का प्रभाव था। यानी हम कह सकते हैं कि लाओस और कंबोडिया पर भारत का वर्चस्व था। लाओस और कंबोडिया पर भारत का वर्चस्व था और वियतनाम पर चीन का वर्चस्व था। यानी इसको स्पष्ट करने के लिए आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि कंबोडिया में एक अंकुरवाट का मंदिर था। कंबोडिया में अंकुरवाट का मंदिर, अंकुरवाट का मंदिर था।
कहाँ था? यह कंबोडिया में था। कंबोडिया में था। अंकुरवाद का मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। सूर्य वर्मा द्वितीय द्वितीय ने करवाया था, शायद चौथी शताब्दी, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, यानी 1101 के बाद की घटना। 12वीं शताब्दी में सूर्य वर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकुरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? यह विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक ना। विष्णु भगवान यानी हिंदू धर्म से संबंधित। इस मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर लोग ज्यादातर बौद्धिस्ट रहते हैं। बौद्ध धर्म, हिंद चीन में ज्यादातर बौद्ध लोग ही रहते थे, बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोग रहते थे पहले। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी, यूरोपीय कंपनी आया था, पुर्तगाली। पुर्तगाली आया था सबसे पहले। जिस तरह से इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1510 में, ग्वालियर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसी तरह से पुर्तगाली सबसे पहला हिंद चीन के क्षेत्र में आया। फिर इसके बाद देखिएगा कि डच आया। फिर इसके बाद देखिएगा ब्रिटिश आया। फिर उसके बाद देखिएगा फ्रेंच आया। लेकिन पूरा व्यापार वर्चस्व कायम करने में सफल रहा फ्रेंच। फ्रांस के लोग यहाँ पर समझिए कि व्यापार किए और यहीं पर रुक गए। इंडिया में, चीन में, अफ्रीका के क्षेत्र में नहीं गए। और फ्रेंच जो थे, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंद चीन के ही क्षेत्र में रुक गया। और वहां पर समझिए कि एक तरफ लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, तीनों क्षेत्र पर वर्चस्व कायम करना चाहा। जिस तरह से इंडिया में देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, इंग्लैंड वाला वर्चस्व कायम कर रहा था, व्यापार से धीरे धीरे हस्तक्षेप किया हमारे राजनीतिक में। तब एक दिन ऐसा समय आया, पूरे देश को गुलाम बना लिया। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस आया, फ्रेंच, वह समझिए कि यहाँ पर व्यापार के वजह से आया था। लेकिन उस समय व्यापारिक केंद्र था मलिका, मलक्का। 1510 ईस्वी में बनाया गया था इसको, मलक्का को व्यापारिक केंद्र, ठीक ना। और यहीं से व्यापार होता था। और धीरे धीरे यहाँ पर भी राजनीतिक में हस्तक्षेप कर कर हिंद चीन के क्षेत्र को यानी गुलाम बनाने का प्रयास कर। जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बस गए, उसे कुलोन कहा जाता था। उसे कुलोन कहा जाता था, यानी जो अस्थायी रूप से बस गए फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्र में, उसे कुलोन कहा जाता था, ठीक ना। और ये भी बताएं कि लाओस और कंबोडिया पर आपको हिंदुस्तान का कुछ प्रभाव था और वियतनाम पर चीन का प्रभाव था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा हिंद चीन। इसी वजह से इसका नाम पड़ा हिंद चीन। इसे इंडो चाइना भी कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हिंद यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को इंडिया बोलते हैं, चीन को चाइना भी बोलते हैं। तो इंडो चाइना, इंडो चाइना भी बोला जाता है, ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, इंडो चाइना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो याद रखिएगा आप, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यानी 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एशिया महादेश के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित। इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पर जब वर्चस्व कायम कर लेता है, शोषण करने लगता है, तो वियतनाम के क्षेत्र के सबसे पहले वहां के लोग राष्ट्रवादी भावना जगता है। जिस तरह से हमारे देश में बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उसी तरह से यहाँ पर भी समझिए कि इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहला नेता। इसके बाद देखिएगा, इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं। देखिएगा इधर, देखिएगा आप,
यानी सबसे पहले नेता सबसे पहले नेता वियतनाम के क्षेत्र में, यानी वहां पर आए थे फान बोई चाउ। फान बोई चाउ, इन्होंने एक पहला संगठन बनाया, क्रांतिकारी दल बनाया। हिंद चीन क्षेत्र को आजाद करने के पक्ष से इन्होंने, फान बोई चाउ ने 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में इन्होंने दुई तान होई नामक पहला संगठन बनाया। फान बोई चाउ ने दुई तान होई नामक पहला संगठन का निर्माण किया और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसका हिंदी अनुवाद होता है वियतनाम का बर्बादी का इतिहास। बर्बादी का इतिहास कौन लिखे थे? फान बोई चाउ। यानी अब जानते हैं किसी भी देश में आजादी के लिए पत्र पत्रिका, मैगजीन, अखबार, पुस्तक बहुत अहम रोल निभाते। इसी तरह से द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी वियतनाम की बर्बादी का इतिहास नामक पुस्तक लिखकर वियतनाम और हिंद चीन के क्षेत्रों में फान बोई चाउ ने एक तरह से हलचल पैदा कर दी। और एक और वहां के दूसरा नेता थे फान चू त्रीन। वियतनाम के लोग थे, चीन के लोग थे, विदेशी के आप नाम जानबे करते हैं किस तरह से होता है, उसी तरह से इस तरह से ही आपको नाम मिलेंगे। तो आप अगर बुक को रीडिंग दें या वीडियो को देखें तो आप अंडरलाइन, जो फैक्ट वाली बात है, जो अदर कंट्री का नाम है उसको अंडरलाइन हाईलाइट करते चले, तभी आपको मेमोरी में सेव होगा। ठीक, फान चू त्रीन। और जिस तरह से हमारे देश में एक बड़े नेता थे महात्मा गांधी, उसी तरह से वो हिंद चीन के क्षेत्र में यानी वियतनाम के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़े नेता थे, हो ची मिन। इनका आइकोक, न्यूगन आई कोक, समझे? न्यूगन आई कोक। ये छात्र जीवन में थे, उसी समय छात्र जीवन में थे फान बोई चाउ। उसी समय इन्होंने 1917 ईस्वी में इन्होंने साम्यवादी गुट का निर्माण किए थे पेरिस में। साम्यवादी गुट का निर्माण किए थे हो ची मिन। साम्यवादी गुट 1917 में पेरिस में। और यह उच्च शिक्षा के लिए मास्को गए थे, रूस पढ़ाई करने गए थे। आप जानते हैं कि दुनिया में पहली बार, आप बता सकते हैं कि दुनिया में पहली बार शायद रूस में ही समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था का विकास हुआ था। तो वहां से काफी प्रभावित हुए
और 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल वियतनामी क्रांतिकारी दल रूस में ही यानी मास्को में ही एक दल बनाए थे 1925 में। 1930 ईस्वी में इन्होंने 1930 ईस्वी में वियतनाम 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 कांग, देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं कांग सान देंग नामक संगठन बनाए थे, यानी इसका हिंदी अनुवाद होता है वियतनामी वियतनामी कम्युनिस्ट वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी 1930 ईस्वी में ही। तो अंततः 1945 आते आते यह क्षेत्र हिंद चीन आजाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1946 में बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। 1946 में हनोई समझौता हुआ था, हनोई समझौता हनोई समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में। वियतनाम वियतनाम और फ्रांस के बीच वियतनाम और फ्रांस समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में, हनोई समझौता, जिसको नेता थे कुआंग दे ऐसा कुछ का नाम है, ठीक ना, कुआंग दे। हनोई समझौता 1946 ईस्वी में वियतनाम और फ्रांस के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पूछ चुका है, शायद पूछने की संभावना भी है, तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर देखिएगा जेनेवा समझौता एक है 1954 में हुआ था, 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता, जो वियतनाम और फ्रांस के बीच ही हुआ था, जो वियतनाम को दो भागों में बांट देता है, ठीक ना। तो ये सब कुछ फैक्ट वाली बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम बढ़ जाता है, और दक्षिणी वियतनाम में ही एक घटना होता है, माइली गांव की घटना, माइली गांव की घटना, गांव की घटना, ठीक ना। 1968 ईस्वी में होता है, 1968 ईस्वी में। और 1969 ईस्वी में अब जानते हैं कि वियतनाम दो क्षेत्र में था, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम पर समझिए साथ दे रहा था अमेरिका, उत्तरी वियतनाम के होची मिन नेता थे। दक्षिणी वियतनाम का ही एक गांव था माइली गांव की घटना 1968 ईस्वी में, यानी वहां के पुरुषों को मार दिया गया था और महिलाओं और बच्चियों को बंदी बनाकर वहां पर बहुत दिनों तक काफी शोषण किए, बलात्कार किए। यह बहुत ही भयावह घटना था। इस घटना के बाद अमेरिका को हर एक दृष्टिकोण से हर जगह से आलोचना किया गया। यह एक मानजनक कार्य था, हीन भावना वाला। ईस्वी में माइली गांव की घटना हुआ था। 1969 में पूरा वियतनाम के क्षेत्र पर समझिए ना कि जहर का वर्षा करवाया था, जिस वजह से 40 एकड़ भूमि सब समझिए समाप्त हो गया था, क्योंकि वहां पर हिंद चीन के क्षेत्र में वियतनाम में चावल गेहूं रबड़ की खेती बहुत होता था। एक बार की बात है जब फ्रांस शोषण तो कर ही रहा था, नहर कुआं तालाब का निर्माण करवा रहा था। एक बार की बात है 1931 में, ध्यान दीजिएगा, 1931 ईस्वी में इतना चावल उत्पन्न हुआ, उत्पादन किया गया, इतना वृद्धि हुआ कि दुनिया का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया वियतनाम। कब? 1931 ईस्वी में। वियतनाम 1931 ईस्वी में। तो जिस तरह से हमारे देश में ब्रिटिश शोषण कर रहे थे और काफी जैसे उनका बनाया गया अभी भी इमारत है, पुल है, बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय है, उसी तरह से कर सकते हैं 1931 ईस्वी में नहरों कुआं यानी समुचित सिंचाई का प्रयोग करके और उर्वरक शक्ति कीटनाशक का प्रयोग करके वहां पर उत्पादन में काफी
पर वृद्धि किया गया 1931 ईस्वी में वियतनाम। ठीक, और इसके बाद हम बता रहे थे आपको 1969 में जहर का वर्षा कराया गया, रासायनिक हथियार प्रयोग गया, क्योंकि वियतनाम एक बहुत जंगली और चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ है। वहां के लोग छापामार युद्ध और समझिए कि छापामार युद्ध और गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे, ठीक ना। और एक बार हुआ आंदोलन भी हुआ था जो कि बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में हुआ आंदोलन हुआ था, हुआ आंदोलन, ठीक ना। हुआ आंदोलन हुआ था वहां पे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे जो पीपीटी के तहत जो लिखा हुआ रहता है उसको रीडिंग देकर समझा देंगे भाई, लेकिन हम आपको लिखते हैं बताते हैं, यानी आपको लिख लिख कर रीडिंग देना कुछ और डिफरेंट है। हम टीचर को नहीं बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे महान हैं, जैसे देखेंगे हमारे बिहार के ही पटना में रहते हैं खान सर, आप उन्हीं के बगल में है ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट है जो रोशन आनंद सर, जो बिहार के समझिए कि एक तरह से सुप्रसिद्ध शिक्षक, महान आत्मा को हम कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि और जैसे इंडिया में एक और टीचर है फेमस अल्फ पांडे जो पीडब्ल्यू से फेमस हैं, दिल्ली में विकास दिव्याकृति, ये सब महान हैं, उन लोगों के सामने तो बहुत छोटा है, बट प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के प्यार की वजह से, ठीक ना, हम इतना तक पहुंचे हैं। और शिद्दत से मेहनत ऐसे भी कहा जाता है कि अगर शिद्दत से मेहनत किया जाए तो पूरी कायनात आपको मदद करेगी। आज कुछ ऐसा है बात जो कुछ माइंड डाइवर्ट हो रहा है, डिप्रेशन में है, फिर भी आपको हम पढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, पहले वीडियो को देख लीजिए तभी लाइक करिए, ठीक ना, बहुत मेहनत करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।